ऊंच नीच, भेदभाव, अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति, गैर बराबरी का अंत करता। लेकिन ये भारत हमेशा से ऐसा नहीं था। इस भारत में गैर बराबरी, ऊंच नीच था, भेदभाव था, और ये भेदभाव, गैर बराबरी अपने आप खत्म नहीं हुआ। इसके लिए संघर्ष हुआ, बड़ा लंबा संघर्ष। मैं ये भी जानता हूं कि कुछ समय ऐसा होगा, कुछ हमारे साथी ऐसे भी होंगे जिन्होंने मद्यपान किया होगा, शराब पी होगी, वो भी बीच बीच में डिस्टर्ब करते रहेंगे। मुझे अब इस बात का भी आइडिया पूरा कि वो भी यहाँ होंगे, वो बीच बीच में डिस्टर्ब भी करते रहेंगे। मैं जानता हूं अपने लोगों को, क्योंकि हम अपने गम मिटाने के लिए शराब का सहारा लेते हैं। हमें लगता है शराब पीने से हमारे गम दूर हो जाएंगे, जबकि सच नहीं। तो मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। ये देश जब आजाद नहीं था तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, जिनका संघर्ष हमें सिखाया गया, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने भी गुरु माना, जिन्होंने सबसे पहले देश में अंग्रेजों के शासनकाल में अन्याय अत्याचार, जुल्म, जाति के खिलाफ आवाज उठाई। और ये घटना है तब की जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले अपने एक मित्र की शादी में चले गए और वहां जाति व्यवस्था के आधार पर उसी जाति के लोगों ने उनको अपमानित करके, मारपीट करके निकाल दिया। जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले अपमानित हुए तो वहां से एक नदी जो वहीं पड़ती है पुणे में, उस नदी के किनारे जाके बैठ गए और पूरी रात बैठे रहे। सुबह के समय सफाई का काम करने वाली दो महिलाएं जब उस नदी पर पहुंची तो उन्होंने ज्योतिबा फूले को बैठे देखा। जब ज्योतिबा फूले को बैठे देखा तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने अपनी घटना बताई कि मेरे साथ क्या हुआ। जब उन्होंने बताया तो ज्योतिबा फूले साहब ने कहा कि मेरा मरने का मन है कि मैं आत्महत्या कर लूं, मेरा अपमान हुआ। तो महिलाएं हंसने लगी। जब हंसने लगी तो ज्योतिबा फूले ने ये पूछा कि आप क्यों हंस रही हो? तो उन्होंने कहा ये तो हमारे साथ रोज होता है, हम तो कभी नहीं मरते, ना मरते ना मरने के बारे में सोचते। तो इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि ये पढ़े लिखे लोग नहीं, इनको अपमान सम्मान का पता नहीं। तो उन्होंने उस दिन ठान लिया कि मैं अपना आगे का समय गरीबों, शोषितों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं को पढ़ाने में लगाऊंगा। पहले उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, फिर उन दोनों ने 18 स्कूल खोल के बच्चों को, गरीबों को पढ़ाने का काम किया। फिर 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण की व्यवस्था करा के 50% अपने राज्य में पिछड़े दलितों को नौकरी देने का काम किया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को बिना देखे, क्योंकि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले 1890 में चले गए और बाबा साहब 91 में पैदा हुए, उनको देखा भी नहीं, उनसे मिले भी नहीं, बस उनके संघर्ष की किताबों के आधार पर उनको गुरु मान के उन्हीं के आंदोलन को आगे बढ़ाया। आप महसूस करो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए क्या नहीं सहा। उनके 73 बच्चे कुर्बान हुए, तब जाके देश में हमें वोट देने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, नौकरी करने का, रोजगार करने का, धार्मिक स्कूल बनाने का, उसमें जाने का, महिलाओं को पढ़ने का, पढ़ाने का अधिकार मिला, संपत्ति रखने का, सम्मान से लेने का अधिकार मिला। और मैं अब आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब 16 अगस्त को 1947 को हम अंग्रेजों के गुलाम थे, 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए, लेकिन 16 अगस्त 1947 को बहुत बड़ा परिवर्तन हमारी जिंदगी में नहीं, क्योंकि 14 अगस्त को अगर हमारी जेब में 50 रुपए थे तो आजाद होने के बाद 16 अगस्त को हमारी जेब में 50,000 रुपए नहीं हुए। जिनके पास एक तक जमीन नहीं थी उनको जमीन नहीं मिली, जिन पे उद्योग नहीं था उनको उद्योग नहीं मिला, जिन पे नौकरी नहीं थी उनको नौकरी नहीं मिली, जिन पे मकान नहीं थे उनको मकान नहीं मिले। असल आजादी आई 26 जनवरी
संविधान लागू हुआ, जो संविधान ऊंच नीच भेदभाव का अंत करता है, जो संविधान हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार देता है। लेकिन जब संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने सौंपा तो उन्होंने कहा कि आज हम विरोधाभास की जिंदगी में कदम रख रहे हैं। राजनीति में वन वोट वन वैल्यू, राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब तक देश में सामाजिक आधार पर गैर बराबरी रहेगी, जाति के आधार पर गैर बराबरी और आर्थिक आधार पर गैर बराबरी रहेगी। एक आदमी इतना अमीर है कि उसको यही नहीं पता उसके पास कितनी संपत्ति, और एक आदमी इतना गरीब है जिसके पास खाने को रोटी भी नहीं है, पहनने कपड़े भी नहीं है। जब तक ये गैर बराबरी दूर नहीं होगी तब तक राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र नहीं बन पाएगा। सामाजिक लोकतंत्र क्या होता है समझिए। लोकतंत्र का मतलब है जनता द्वारा जनता का शासन, लेकिन आज तो जनता का शासन कहाँ है? कुछ भी होता है जनता से नहीं पूछा जाता। और लोकतंत्र का मतलब ये है कि गरीब का बेटा भी इसमें हिस्सेदारी कर सकता है। लेकिन आप महसूस करके देखो, आज गांव में प्रधानी का चुनाव लड़ना हो तो लाखों रुपए की जरूरत होती है, और जिस आदमी को लाखों रुपए नहीं होते, गांव के लोग इसको कहते हैं क्या चुनाव लड़ेगा, इसमें तो पैसा ही नहीं। जबकि चुनाव पैसे देने में आया था, पॉलिसी से लड़ा जाता है। आपको वोट देने में पैसा नहीं लगता है। अगर आप ये सारी व्यवस्था सरकार कराती है, आपको जाकर मोहर लगा के आनी होती है बैलेट पेपर पे, या ATM का बटन दबाना पड़ता है। पैसे पे चुनाव नहीं होता है। लेकिन जो बाबा साहब को शंका थी वो शंका सही साबित हुई। जो लोग राजतंत्र में सत्ता में काबिज थे वही लोग लोकतंत्र में सत्ता में काबिज हुए। पैसे वाले लोगों ने उसे पकड़ ली और गरीबों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ। आज महसूस करके देखो, 75 साल में अगर लोगों के आज पक्के मकान भी नहीं बने, खाने के लिए अच्छा भोजन, पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था, अपने घर में जाकर देखो नल के और टंकी का पानी का साफ है। अगर आप चेक कराओगे तो बहुत सारी बीमारियों का जन्म वो पानी दे रहा है, क्योंकि पानी बिल्कुल जो है खराब हो चुका कई जगह। पीने के लिए साफ पानी, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और सर ढकने के लिए छत की व्यवस्था भी सरकार नहीं करा। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको एहसास था और उन्होंने अपने लोगों को कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अन्याय अत्याचार अपमान से इस कारवा को यहाँ तक लेके आ पाया हूँ, अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो उसको पीछे मत डाल देना। आज नौजवान यहाँ बैठे हैं, आप महसूस करके देखो कारवा आगे जा रहा है पीछे जा रहा है। बाबा साहब ने जो सपने देखे थे कि देश में गरीब को भी बराबरी के अधिकार, स्वाभिमान, सम्मान का जीवन मिलेगा, क्या वो मिल पा रहा है? क्या जुल्म जाति होनी बंद हो गई है? क्या जाति के आधार पर भेदभाव बंद हो गया है? क्या देश जातों का आगे बढ़ के एकजुट हो पाया है? क्या भाईचारा बन पाया? तो आपको लगेगा कि बाबा साहब ने सपनों के विरोध में काम हुआ। बाबा साहब ने अथक प्रयास किया था देश को जोड़ने के लिए, और जो जातियों में बड़ा समाज था उसको इकट्ठा करके शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड और माइनॉरिटी में संगठित करने का काम किया। शेड्यूल कास्ट के रूप में हम लगभग 1000 जातियों में बटे हुए थे, उन्होंने पूरी जातियों का प्यार के शेड्यूल कास्ट बनाया। लेकिन हम तो अपने महापुरुषों के विचारों के खिलाफ काम करते हैं, हम कभी करते हो नहीं पाए। आज हालात ये है कि कल क्या कानून बनेगा इसकी भी जानकारी हमें नहीं। मैं आपको बुनियादी बात बताता हूँ। जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया तो उन्होंने कहा आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, अपनी वोट से तैयार होगा। उनको उम्मीद थी कि हजारों साल जिनको कुर्सी पर नहीं बैठने दिया गया, अब वो वोट के जरिए कुर्सी में बैठेंगे, राजकाज चलाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, अपने लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे। ये संविधान है जिसकी वजह से पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवा, जाट, मोहर, तमाम वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनता है। आजादी से पहले नहीं बनता था। 100 में से एक कोई लोग रेलवे की सेना में नौकरी करता था, उसके बच्चे को अवसर मिलता था। ये सारे अवसर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से आए। तो जब बाबा साहब अपने लोगों को वोट के लिए तैयार कर रहे थे, दुश्मन बड़ा समझदार था। उसने कहा कि बाबा साहब ने लोग तैयार कर दिए, ये इनके पास वोट है, राज ले लेंगे। तो उन्होंने साजिश की कि इनके पास वोट है, हमारे पास नोट है, हम इनकी वोट को नोट से खरीद लेंगे। बाबा साहब समझाते थे, लेकिन समाज की जरूरत पैसा थी। समाज दुश्मन आता था, पैसे देकर वो खरीद लेता था। बाबा साहब समझाते समझाते 56 में चले गए। ये कहते हुए जो
जो आगरा में उन्होंने भाषण दिया कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया और जो मैं करना चाहता था उसका 10% भी नहीं कर पाया। मेरे बच्चों, इस कारवा को संभाल कर रखना, इस कारवा को बचा कर रखना। मुझे मरने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा में जिंदा। बाबा साहब छप्पन में चले गए, उसके बाद ये बात समझ में आई माननीय काशीराम साहब के, जो क्लास 1 के सर्टिफिकेट थे, अधिकारी थे, उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ के माननीय वाल्मीकि जी के कहे से एनिलेशन ऑफ गॉड, जाति का विनाश नाम की किताब पढ़ के उन्होंने बाबा साहब के मिशन को, फूले साहब के मिशन को चलाने का फैसला लिया। गांव गांव जाकर समाज को समझाने लगे। समाज को अपनी जरूरतों में डूबा हुआ था। जब समाज को समझाते तो समाज उनको ही आरोप लगाता, समाज उनको तरह तरह की बातें कहता, लेकिन कभी उन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। वो लगातार चलते रहे और उन्होंने ये बात समझी कि हम पीछे क्यों हैं। तो उनको पता लगा कि हमारे लोग वोट को बेचते हैं, तो उन्होंने नारा दिया कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा करनी है, वोट को बेचना नहीं है, वोट को जिम्मेदार आदमी को सौंपना है। समाज ने उनकी बात को मान लिया और वोट को बेचना बंद कर दिया। उसका उससे ये हुआ कि हम ताकतवर बने, हम पे सत्ता आई, लेकिन दुश्मन भी चालाक था। उसने नई योजना बनाई कि पहले तो हम इनके वोट को नोट से खरीदते थे, अब उसने नोट से खरीदना बंद किया। अब वो ईवीएम नाम की मशीन ले आया कि अब इनकी वोट को, ये वोट किसी को भी डाले आएगा हमारे खाते में ही। वो ईवीएम नाम की मशीन को लाके उन्होंने वोट की चोरी शुरू कर दी। फिर हमारे जागरूक लोगों ने उसके खिलाफ मोर्चा लिया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मशीन से चोरी हो सकती है, इसलिए इसमें वीवीपैट लगेगी और वीवीपैट लगाने के आदेश दिए। लेकिन इनकी सत्ता होती है, कोर्ट भी उनकी सुनता है, पुलिस भी उनकी सुनती है, अधिकारी भी उनके सुनते हैं। सभी वीवीपैट की गिनती नहीं होती, इसमें चंद वोटों की गिनती होती है और गिनती भी वो कहते हैं जो दूसरे नंबर की पार्टी है उसी की गिनती होगी, किसी तीसरे कैसे गिनती नहीं होगी। अब ईवीएम के जरिए वोट की चोरी होने लगी। जब हमारे लोगों ने इसकी मुखालफत इसका विरोध किया तो दुश्मन बहुत समझदार, वो राशन लेने पे आ गया। उसने राशन लेना शुरू कर दिया कि पिछली सरकार ने आपको कुछ नहीं दिया, आप राशन लो, हमें वोट दे दो। ये सरकारें आपके बारे में सोचते हैं, मगर मेरे जिम्मेदार लोगों को, मेरी माँ बहनों को महसूस करो, क्या बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी का वोट हमें दिया था कि हम इसको राशन पे बेचने लग जाए। आप महसूस करो जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ और इसको समझो। इस देश में जीएसटी के आधार पर 28% टैक्स लगता है। आप 1 रुपए का सामान खरीदते हो, 28 पैसे सरकार के खाते में जाते हैं। आप 100 रुपए का सामान खरीदोगे, 28 रुपए सरकार के खाते में जाएंगे। अगर एक परिवार पूरे 1 महीने में 5,000 रुपए का सामान खरीदेगा तो 1,400 रुपए सरकार के खाते में जाएंगे। क्या आपको पता है कि सरकार जो आपको राशन या सब्सिडी देती है वो पैसा कहाँ से आता है? अगर आपको नहीं पता तो जान लो, वो आपकी मेहनत का पैसा है जो आप टैक्स के रूप में देते हो कि सरकार आपको सुविधा देगी। उसी पैसे को सोचो, आपने 1 महीने में 5,000 रुपए खर्च किए, 1,400 रुपए सरकार के खाते में गए, उन्होंने आपको 250 रुपए का राशन दिया और 1150 रुपए अपनी जेब में रखे। तो आप अपने मन से बताओ, क्या उन्होंने आपके ऊपर एहसान किया या आपका पैसा उनकी तरफ है? आप सोच के बताओ गुना बात करके कि किसका पैसा किसकी तरफ है। और फिर जो 250 रुपए का राशन देते हैं, इसको भी वो बहुत हिसाब से देते हैं। कैसे? पहले तो सबको नहीं मिलता, फिर मिलता भी है तो आप सुनो कि पहले 350 रुपए का सिलेंडर आता था, अब 1150 रुपए का आता है। जितने का राशन देते हैं उससे 4 गुना के पैसे एक बार सिलेंडर में काट लेते हैं। पहले 120-30 रुपए का बिल आता था, अब 500-600 रुपए का बिजली का बिल आता है। ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में बिजली सोने के तारों में आती है। उत्तर प्रदेश पूरे देश से अलग है। चारों तरफ से जेब काटी जा रही है। जो दवाई 20 रुपए की आती थी अब 100 रुपए की आती है। चारों तरफ से गरीबों की जेब काटी जा रही है। आमदनी बढ़ी हो ना बढ़ी हो, लेकिन महंगाई जरूर बढ़ी। आप महसूस करो, जो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है वो मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन आने वाला समय टेक्नोलॉजी का समय है। आज
काम आप गेहूं की खेती के तौर पर समझिए। गेहूं कटाई का काम किसान मजदूर करते थे कि हम 3 धड़ी का बीघा के हिसाब से काट देंगे, 4 धड़ी के बीघा के हिसाब से काट देंगे। आपने गांव में देखी होगी खेती, लेकिन आप महसूस करो अब तो मशीन आती है, एक दिन में 20 बीघा काट के चली जाती है। पहले पेड़ काटने के लिए, कटाई छटाई के लिए लोग लगते थे, अब तो 10 मिनट में कितना बड़ा पेड़ काट के एक साइड में रख देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में मजदूरी खत्म हो जाएगी तो आप इस देश में क्या करोगे? आपको कहां से रोजगार मिलेगा? आप पढ़ो लिखोगे, नौकरी नहीं करोगे तो आपके घर में रोटी रोजगार कहां से आएगा? आपके बच्चे क्या खाएंगे? वो पढ़ने कहां जाएंगे? जिस तरह से सरकार सरकारी स्कूल बंद कर रही है, प्राइवेट स्कूल खोल रही है, अभी आप क्या करें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, हम आपको इसकी तरह पैसा महीना देंगे। 2-4 साल बाद ये पैसा देना बंद कर देगी, इधर सरकारी स्कूल भी बंद हो जाएंगे, तो फिर गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? एक तरफ बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं जहाँ गरीब घुस नहीं सकता, जहाँ की फीस 2-3 हजार रुपये महीना है, जितना हम कमाते हैं उससे ज्यादा तो बच्चे की फीस लगती है। एक तरफ सरकारी अस्पताल बंद किए जा रहे हैं, सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है। आप बराबर में बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल खुल रहे हैं जहाँ 500 रुपए का पर्चा बनता है। आप ये बताओ कितने गरीब 500 रुपए का पर्चा बनवा पाएंगे? जिनकी मजदूरी एक दिन की 500 रुपए नहीं है, क्या वो 500 रुपए का पर्चा बनवा के अपने बच्चों का इलाज कर पाएंगे? ये सरकार हमें रोटी रोजी से मोहताज करना चाहती है और हम भी चुपचाप इनको सह रहे हैं। आप महसूस करो, हम इस वोट की ताकत से अपनी खुद की जिंदगी और आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन हम इस देश में चुपचाप गुलामी को आगे देख रहे हैं। आप महसूस करो, आज संविधान में वोट है तब हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। उसका उदाहरण ये है कि आप हजारों लोग किसी बात को लेकर आंदोलन कर दो, पुलिस लाठी मार के मुकदमा लेकर आपको घर भेज देगी। आप महसूस करो, पहले सरकारी नौकरी आती थी, अब सिर्फ विज्ञापन आते हैं, भर्ती आ जाती है। तो जैसे 69 शिक्षक भर्ती आई, आपके गांव से भी किसने भरा होगा फार्म? 20,000 पदों का आरक्षण में घोटाला हुआ, 6,800 नौकरियां मैंने लड़ के आंदोलन करके 4 दिन भूखे पैसे रहकर अपने साथियों के साथ मुख्यमंत्री से गले में हाथ डाल के रिलीज कराई, लेकिन फिर कोर्ट से इन्होंने उन नौकरियों को फिर छीन लिया, क्योंकि कोर्ट भी कहीं ना कहीं इनके प्रेशर में आता है, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत वो राजनीति में है। फिर अभी पुलिस की भर्ती का लेटेस्ट पेपर आया, आरओ की भर्ती का पेपर आया। आप महसूस करो, आपके गांव से पुलिस की भर्ती के बच्चे में गए होंगे, 400 रुपए पर बच्चे के हिसाब से 48 लाख बच्चों ने फार्म भरा। 200 करोड़ रुपए सरकार ने गरीबों की जेब से काट लिए, क्योंकि ये नौकरी गरीबों के बच्चे मेहनत करके जाते हैं, धंधा सेठ बिजनेसमैनों के लोग बच्चे नहीं जाते। तो 200 करोड़ रुपए आपकी जेब से इन सरकारों ने काट लिए और फिर इनकी देखरेख में पेपर लीक हो गया। आपके बच्चे जिन्होंने मेहनत की थी 4-4 महीने 5-5 महीने पूरी जान लगा के, वो मुंह दागते रह गए। ये हर डिपार्टमेंट में चिन्हित करके नौकरियां खत्म करके जिसे मर्जी चाहे निकाल देते हैं। आने वाले कल में कोई सरकारी नौकरी रहेगी तो जैसा मैंने कहा कि पाल को, प्रजापति को, कश्यप को, सैन को, विश्वकर्मा को, सैनी को, कुशवाहा को, मौर्य को, साक्य को, राजभर को, निषाद को, जाट को, गुजर को, चमार, वाल्मीकि, पारसी, धोबी, कोली, कटीक, इनके बच्चों को आज भी इतना भेदभाव है तो इनको कौन कुर्सी में बैठने देगा? ये आरक्षण था जिसकी वजह से हमें अवसर मिल जाते थे, अब वो आरक्षण भी खत्म हो रहा है। न सरकारी सिस्टम रहेगा, न आरक्षण देना पड़ेगा, सब कुछ सोच बूझ के हो रहा है। और उनका प्रयास है कि आप रोजी रोटी करो, उनकी गुलामी करो और रोजी रोटी में खुश रहो। 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, लगभग 14 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर दिया। आपका 10,000 रुपए नहीं माफ करेंगे। अगर बिजली का बिल किसानों का होगा या मजदूरों का होगा तो आरसी काट के मुकदमा लिख के जेल भेज देंगे, लेकिन 10-15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर दिया। कितने पैसे होते हैं? 0 भी नहीं गिन पाओगे आप लोग। ऐसा नहीं कि पैसे की कमी है, सारा पैसा अमीरों की जेब में जा रहा है। अब 2 तरह की राजनीति हो रही है। एक वो जो पैसों के आधार पर राजनीति कर रही है, जिसका मतलब है जिन्होंने पैसा कमाया है
और वो पैसा खर्च करके राजनीति करते हैं और राजनीति में कामयाब होकर फिर पैसा कमाते हैं। वो अपने लिए जीते, अपना पैसा पूरा करते हैं, गरीबों का भला नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब के हम जैसे चेले हैं जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम इन गुलामी की बेटियों को काट के रहेंगे और इस संविधान की रक्षा करेंगे, अपने लोग के हक अधिकार दिलाएंगे। आप महसूस करो, गांव में पेंशन मिलती होगी, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, 3000 रुपए 6 महीने के, यानी कि 500 रुपए महीना, वो भी सबको नहीं मिलते। आप बताओ, जब नेताओं की बिजली फ्री है, अधिकारियों को बिजली फ्री मिलती है, तो क्या गरीब आदमी को बिजली फ्री नहीं मिल सकती? क्या बताओ? बिजली फ्री के नाम पर गरीबों की बेइज्जती काटी जाती है, बिजली के दाम को बढ़ाए जाते हैं। जैसा मैंने कहा, जब नेताओं को पेंशन मिलती है, अधिकारियों को पेंशन मिलती है, तो 500 रुपए में तो अच्छा सा जूता भी नहीं आता। महंगाई इतना बढ़ रही है, तो ये माओ को क्या मिलता है? जो 60 साल 12 को पेंशन मिलती है, जो विकलांग है, जो वृद्धा है, जो विधवा है, तो इनको 5000 रुपया महीना पेंशन क्यों नहीं मिल सकती? भाई ऐसा क्या कानून है कि गरीबों के लिए कोई बदलाव नहीं हो सकता? फिर आप महसूस करो, पढ़े लिखे नौजवान, उनके माँ बाप ने पेट काट काट के पैसा लगाकर उनको पढ़ाया और सरकार रोजगार देने में असफल है, तो उनको बेरोजगार भत्ता क्यों नहीं मिलता? क्यों बेरोजगार भत्ता उनको देकर के हाथ मजबूर नहीं किए जाते? क्यों नौजवान इस देश का सफाई करता है? क्यों किसानों को फसल के दाम नहीं मिलते? क्यों मजदूरों को न्यूनतम वेतन, वो भी मजदूर के 8-10 घंटे काम करता है, उसको 400 रुपए मिलते हैं, वही कर्मचारी को 1000-1200 रुपए मिलते हैं। ये गैर बराबरी क्यों है? उसको 1000 रुपए क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वो 1 नंबर से नौकरी में रह गया तो वो बैंक भूखा मरेगा। ये सरकार की पॉलिसियां हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं मिल सकता। मैं आपको रोजगार के तरीके बताता हूँ। मैं वकील में पढ़ा लिखा, मेहनत करके, संघर्ष करके पहचान बना दी। आप ये देखो, हम लाखों करोड़ रुपए का माल चाइना से खरीदते हैं नौजवानों। आप बाजार में जाओ, हर दुकान पे चाइना का माल मिलेगा। हमारे यहाँ दुकानों, चाइना का मोबाइल, चाइना की ट्यूबलाइट, चाइना की बैटरी, चाइना का सामान, सब कुछ आपको चाइना का मिलेगा। ये बांग्लादेश का मिलेगा और किसी कंट्री का मिलेगा। आप ये बताइए, मैन्युफैक्चरिंग भारत में नहीं हो सकती है क्या? अगर ये मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो तो कितने लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा सरकार चाहे, लेकिन नहीं देना चाहती, क्योंकि अगर आपकी जेब में पैसा आएगा तो उनकी गुलामी कौन करेगा? आप महसूस करो, कच्चा उद्योग घरों पे लग जाए, सरकार खरीदारी करे, तो यहाँ की बहनों माओं को जो घास काट के, पशु पाल के जेब में पैसा कमाना पड़ता है, मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, 200-250 रुपए मेहनत करनी पड़ती है, इनको भी 10-15 हजार रुपए का रोजगार घर में बैठे मिल सकता है। लेकिन ये निकम्मी बहरी सरकार देना नहीं चाहती, क्योंकि गरीबों के घर में रोटी ना आ जाए। आप महसूस करो, जब यहाँ हरिद्वार कितनी दूर आपसे 100 किलोमीटर, आपने रोशनाबाद एक जगह सुनी होगा, इंडस्ट्रियल एरिया लगा यहाँ के भी बहुत सारे नौजवान वहां नौकरी करते होंगे। आप ये मुझे बताओ, जब इंडस्ट्रियल एरिया वहां लग सकता है तो बिन्नौर नगीना में क्यों नहीं लग सकता? आप बताओ मुझे। यहाँ लाखों नौजवान को रोजगार मिल सकता है, नहीं मिल सकता? आप बताओ, इंडस्ट्रियल एरिया लगे। आप महसूस करो, 2 घटनाओं ने मेरा दिल बिल्कुल तोड़ दिया। एक हमारे साथी थे सलीम भाई, पत्रकार थे लखनऊ में। जब मैं उनको हार्ट अटैक आया, जब मैं उनके घर गया, उनका इंतकाल हो गया, तो उनके एक भाई ने मुझे बताया कि चंद्रशेखर भाई, अगर यहाँ कोई अच्छा हॉस्पिटल होता तो सुनील भाई बच जाते, क्योंकि हम उनको इतना धामपुर उठा के लेके गए, इतने में उनकी जान चली गई। मैं आपको जिम्मेदारी में पूछना चाहता हूँ, मेरे भाइयों बहनों, जितने भी समाज के लोग यहाँ, क्या बताओ, आजादी के 75 साल बाद भी सरकार को महसूस नहीं हो कि यहाँ एक जैसा ही बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? बताओ आप मुझे, क्या ये गरीब अमीर प्राइवेट हॉस्पिटलों के बाहर खड़े मरते रहेंगे क्या? लेकिन सरकारों को नेताओं क्यों नहीं सुनता? आप ये महसूस करो, जिस व्यक्ति को आप चुन के भेजते हो, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो जाके लोकसभा विधानसभा में सरकारों से सवाल करे कि जिन लोगों ने मुझे चुन के भेजा, उनकी ये समस्या है, वहां ये परेशानी है, आप इस पर गौर कीजिए, आप इसका बजट बनाइए। हमारे यहाँ एक जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लगना चाहिए, हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको लोन मिलना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए, और जो बैकलॉग आपने जमा कर रखा है ये बैकलॉग भरना चाहिए। लेकिन कोई बोलता नहीं तो सरकार कुछ करती नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप इस गरीबी की जिंदगी में खुश हो फिर तो कोई बात नहीं। अगर आप इसको बदलना चाहते हो,
आपने 100 नेताओं को मौका दिया, तो फिर अपने भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूर करो कि वो इस लड़ाई को आपको लड़के दिखाए कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। और अगर आपने ये कर दिया तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि फिर आपको किसी का भी हाथ नहीं फैलाना। आज जो जुल्म जाति गरीबों पे हो रही है, नौजवानों पे हो रही है, महिलाओं पे हो रही है, आपने देखा 2 घटनाएं आपको बताऊंगा पिछले 3 दिन की, 2 महीने 4 महीने 6 महीने की बताऊंगा। आपका ध्यान क्या होगा? मिलत रामपुर में क्या हुआ आपको पता नहीं पता? बताओ किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के वोट के नाम पे प्रधानमंत्री जिनकी बात करते हैं, अपनी बीजेपी के लोग हर बात से पहले बाबा साहब की बात करते हैं, अपने बैनर पे फोटो लगाते बाबा साहब का। उसकी सच्चाई क्या है कि बाबा साहब के वोट के नाम पे उन्होंने दलित समाज के लोगों से होली खेली और उन महिलाओं पे लाठियां भांज के हमारी माओ बहनों पे, और फिर सरेआम गोली मार के आपके 17 साल के भाई के खोपड़ा पीट दिया। उसकी जान ले ली, उसकी मां चिल्ला रही थी, उसका भाई चिल्ला रहा था कि हम अपना भाई कहां से लाए। मैं तो उस वीर शहीद सोमेश को नमन करता हूं जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे अपने प्राणों की शहादत की। हम सोमेश को कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन आप बताओ, सोमेश की मां ने क्या उसको इसलिए पैदा किया था कि पुलिस की गोली से उसको शिकार होना पड़ेगा? फिर एक बच्चा जिसके दोनों पैरों में गोली लगी, ये भी इससे भी आगे बढ़ो। बातों में गया था वो लड़ाई लड़ने और उनकी बात को मजबूत करके आप 25 अक्टूबर मुकदमा उस सीओ एसडीएम को हटा के और तमाम तरह की उनकी मदद है वो करवा के उनसे उन्होंने कहा कि 10 दिन में गिरफ्तारी करके कार्रवाई करो, वरना बड़े से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लेकिन अभी ऐसा हुआ है, आज ही मैंने पढ़ा कानपुर में 2 बच्चियां जो काम करती थी भट्टे में शायद उनके साथ जुड़ जाती हुई, उनका अश्लील वीडियो बना गया, उनके साथ रेप किया गया। मुझे कहने में शर्म आ रही है, भारत है जहां बेटियों को पूजा जाता है, जहां उनको देवी माना जाता है महिलाओं को, लेकिन उसी भारत में, उसी उत्तर प्रदेश में जहां बड़े बड़े वादे दावे हो रहे हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, उन दोनों बच्चों ने आज सुसाइड किया या हत्या हुई किसी को नहीं पता है, क्योंकि जांच होगी तब पता लगेगा। आज उन दोनों बच्चों के सब मैंने लटकते देखे, वो बच्चों के सब नहीं थे, वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था थी जो ताकतवर लोगों के हाथ में है, जहां गरीब की बेटियों को हंधों में लटक के जान देनी पड़ती है। ये उत्तर प्रदेश बन गया। एक तरफ वो नेता है जिनको आपने चुन के भेजा, जो गूंगे पहले हुए बैठे, जिनको जुल्म दिखता नहीं है। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद है, गुरु है, जिन गुरु को आप अपना पिता मानते हैं। मेरे आज भी याद है सदगुरु समझदार जी महाराज कहता, उन्होंने मुझे आदेश किया, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आपने देखा हर सत्संग में मुझे फोन करवा देते थे कि भाई आ जाना तू, और जब कोई कहता था इनके सर पे हाथ रखो तो कहते मेरा क्या, मुझसे बड़े लोगों का भी हाथ इनके सर पे है। वो उन्होंने भी मुझे कहा कि मान सम्मान की लड़ाई आप महसूस करो कि जब वो गुरु घर तोड़ा, वो गुरु घर जो 600 साल पहले सिकंदर लोधी ने सतगुरु रविदास जी महाराज को दिया। और क्यों दिया? क्योंकि जब सतगुरु जी ने उन्होंने गिरफ्तार करवा दिया तो जहां भी जाते वही सतगुरु जी हर व्यक्ति को दिखाई देते। फिर उसने माफी मांगी, सतगुरु जी से कहा कि सतगुरु जी मुझसे गलती होगी, मगर आप जब आगे हो तो इस राज में रह के जाना, आपके पवित्र चरण यहाँ पड़ेंगे तो यहाँ की जिंदगी बदल जाएगी। उस जगह को उन्होंने छीन लिया। हम लोग लड़े, हमने केंद्र सरकार को झुकाया, हमने सुप्रीम कोर्ट को झुकाया, हमने लाठियां खाई, मुकदमे के लिए 2 महीने जेल काटी, लेकिन आपके सम्मान की रक्षा की। एनआरसी के मामले में आपके सम्मान की रक्षा की। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, सतपुर जी ने भी बहुत सारी बाड़ियां बनाई। ये नौजवान लोग सुन लेना, यहाँ गुरु जी कहते हैं, ये मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में मास्टर थे और मैं गुरुओं का बहुत सम्मान करता हूँ। सतपुर जी ने कहा, मेरी बात को बता दें, मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक बार सतपुर जी के शिष्यों ने ऐसे पूछा जैसे हम लोग बैठे, जैसे आप मेरे को पूछ ले कि गुरु जी हम मेहनत मजदूरी भी करते हैं, तमाम तरह की मुसीबतें भी उठाते हैं, भूखे पेट काम भी करते हैं, लेकिन सुख शांति वाले जीवन में क्यों नहीं? तो सतपुर जी ने कहा, रविदास मानुष करी पसंद को शुकर है तो ठाव, एक सुख स्वराज माही दूसरा बनकर खाओ। सतपुर जी ने कहा सुख शांति का जीवन चाहिए तो उसके 2 रास्ते हैं। पहला स्वराज माही क्या तो अपना राज हो, या दूसरा शमशान घाट का विस्तार हो, क्योंकि जीते जी तो सुख सुविधा तब मिलेगी, सम्मान का जीवन तब मिलेगा जब आपका राज होगा, या फिर शमशान घाट में जाके सुख शांति के बाद का जीवन ही खत्म हो जाए, कोई दुख आपको नहीं रहेंगे। फिर पूछा कि सतपुर जी राज भी है,
राज में सुख सुविधा तो नहीं है। तो सतगुरु जी ने कहा ऐसा चाहूं राज में जहां मिले समझू मन और छोटे बड़े सब समझे रविदास सभी पसंद। यानी कि सतगुरु जी ने कहा कि भाई राज ऐसा होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां कोई बहुत अमीर ना हो, बहुत गरीब ना हो, सब लोग बराबर हो। किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, जहां किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी की हत्या ना हो, किसी को सताया ना जाए। और उस राज को उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज। बेगम का मतलब होता है सभी निषेध करना। बेगम यानी कि बिना गम का राज के राज ऐसा हो जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना। अब आप मुझे बताओ वो राज लाएगा कौन भाई? भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग। वो राज तो वही लाएंगे जो राज महाराज को मानते हैं। और अगर उस राज को आपको दिन सुनना हो तो वही राज बाबा साहब अम्बेडकर 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत के संविधान में लिख के गए हैं कि सब लोग बराबर हैं, कोई किसी का अपमान नहीं करेगा, कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा, सब लोग तरक्की करेंगे, सब लोग आगे बढ़ेंगे, पढ़ लिख के सब लोग आगे मजबूत होंगे और सब लोगों की रक्षा सुरक्षा काम, उनके रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था सरकार करेगी। लेकिन ना हम संविधान की रक्षा कर पा रहे हैं, ना महापुरुषों की वाणियों की। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि मुझे आपके बीच आने का मौका मिला है और ये लड़ाई करोड़ों की है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खोज दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए सड़क की ताकत के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद को अपनी वोट की ताकत भी चाहिए। और अगर आप वोट की ताकत दोगे तो फिर वो दिन दूर नहीं कि बेगमपुरा भी आएगा और संविधान का राज भी स्थापित होगा। लेकिन वो तभी संभव है कि